नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के मेजर पेपर 6 का पार्ट 5 कराने वाली हूँ। पिछले वीडियोज में जो है मैंने आपको पार्ट 4 तक करा दिया है, जिसमें हम लोग सामान्य परिचय और भी बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ लिए हैं उसमें। और इसमें जो है हम लोगों को पढ़ना है काव्य के प्रयोजन के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो यूजी 4th सेमेस्टर में हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य लिया हुआ है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पिछले वीडियोज़ में जो है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था काव्य हेतु के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य के प्रयोजन के बारे में। यूनिट 1 का जो है मेजर पेपर 6 का यूनिट 1 का यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें मैंने आप सभी को सामान्य परिचय, काव्य के लक्षण और काव्य हेतु इन सब के बारे में पढ़ा दिया है। और इसमें हम लोग ये क्लास जो है ये अंतिम वीडियो रहने वाला है यूनिट 1 का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य के प्रयोजन के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें कहा जा रहा है कि उपयोगिता के आधार पर काव्य के प्रयोजन पर विचार किया जाता है। काव्य के प्रयोजन पर तब विचार किया जाता है जब उपयोगिता हो। काव्य की उपयोगिता का प्रश्न तब नहीं माना जा सकता जब काव्य को अहेतुक आनंद का विषय मान लिया जाए। कहा जा रहा है कि काव्य की उपयोगिता का प्रश्न तब नहीं माना जा सकता है जब काव्य को अहेतुक आनंद का विषय मान लिया जाए। जीवन में गेहूं और गुलाब दोनों का महत्व है। जहाँ गुलाब सौंदर्य यानी आनंद का प्रतीक है, वहाँ गेहूं यानी रोटी उपयोगिता दर्शाती है। अब कहा जा रहा है कि जीवन में गेहूं और गुलाब दोनों महत्वपूर्ण हैं। गुलाब जो है ये सौंदर्य का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, वहीं जो है गेहूं रोटी यानी उपयोगिता का प्रतीक है। रोटी की उपयोगिता इसलिए है कि वह हमारी क्षुधा को शांत करती है और गुलाब हमें आह्लाद प्रदान करता है। कहा जा रहा है कि रोटी की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि वो हमारी क्षुधा को शांत करता है, और गुलाब इसलिए है क्योंकि वो हमें आह्लाद प्रदान करता है। किसी भी वस्तु की सृष्टि के पीछे कुछ न कुछ प्रयोजन तो होना ही चाहिए। अब कहा जा रहा है कि कोई भी वस्तु का सृष्टि जब होता है तो उसका कुछ न कुछ प्रयोजन तो होता ही होता है। वैसे ही हमारे भारतीय मनीषियों ने काव्य की प्रयोजन पर विचार करते हुए जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी उसमें शामिल कर लिया है। हमारे भारत के जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने काव्य के प्रयोजन के आधार पर जो है उस पर विचार करते हुए जीवन के 4 लक्ष्यों को मान लिया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको जो है उसमें शामिल कर लिया गया है। आगे देखते हैं तो मम्मट यानी कि आचार्य मम्मट जब काव्य के प्रयोजन पर विचार करते हैं तो उन्हें जो है यश, धन, व्यवहारिकता, अनिष्ट निवारण, शांति, आनंद एवं कांता सम्मत उपदेश का साधन मानते हैं। यानी मम्मट काव्य का प्रयोजन निम्नलिखित मानते हैं। अब यहाँ पे जो है आचार्य मम्मट की माने तो इन्होंने जो है काव्य को यश, धन, व्यवहारिकता, अनिष्ट निवारण, शांति, आनंद, कांता सम्मत उपदेश का साधन माना है इन्होंने। और इन्होंने इस तरीके से इसका वर्गीकरण किया है। सबसे पहले इन्होंने काव्य का प्रयोजन माना है यश, दूसरा माना है इन्होंने धन, तीसरा माना है इन्होंने लोक व्यवहार की शिक्षा, चौथा माना है शिव की कामना, पांचवा है लोकोत्तर आनंद और छठा है कांता सम्मत उपदेश। ये जो है काव्य का प्रयोजन यानी काव्य को रचने का क्या प्रयोजन है, ये सब जो है आचार्य मम्मट के अनुसार इसमें बताया गया है। अब हम भारतीय आचार्यों के दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में काव्य प्रयोजन पर विचार करेंगे। अब जो है हम लोग को भारतीय आचार्यों के दृष्टिकोण में उसके परिप्रेक्ष्य में जो है काव्य के प्रयोजन पर विचार करना हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। तो काव्य का मुख्य प्रयोजन है यश की प्राप्ति। जैसा कि आचार्य मम्मट ने पहले ही बता दिया था कि काव्य का मुख्य प्रयोजन जो है यश की प्राप्ति है। यश की कामना सबको होती है, इससे आदमी को आनंद एवं संतोष दोनों की अनुभूति होती है। यश की प्राप्ति जो है ये सबको होती है, यश की कामना सबको होती है, इससे आदमी को आनंद और संतोष दोनों की अनुभूति होती है। यश प्राप्ति से रचनाकार अपनी रचना को सार्थक एवं उपयोगी समझता है। यश जब प्राप्ति होती है, काव्य को रचने के बाद जब यश की प्राप्ति होती है तो इससे रचनाकार जो है अपनी रचना को सार्थक और उपयोगी समझता है। यश केवल जीविता अवस्था तक नहीं रहता, बल्कि मरणोपरांत भी रहता है। और यश जो मिलता है ये केवल जीविता अवस्था तक ही नहीं रहता, ये मरने के उपरांत भी रहता है।
आज भी नेपाली महादेवी दिनकर की कविताएं लोगों को आनंद प्रदान करती हैं। आज भी जो है देखा जाए तो दिनकर की जितनी भी कविताएं हैं, महादेवी वर्मा की जितनी भी किताबें हैं, रचनाएं हैं, ये सब लोग जब पढ़ते हैं तो उनको आनंद की अनुभूति होती है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन आदि की रचनाओं ने इन्हें जीवन काल में ही अपूर्व यश प्रदान किया। अब जानकी वल्लभ शास्त्री जी, जानकी वल्लभ शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन, इन लोगों की जो रचनाएं हैं इनको जीवन काल में ही जो है इनको अपूर्व यश प्रदान किया। अर्थ प्राप्ति के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। जैसा कि आचार्य मम्मट ने बताया कि सबसे पहले जो है काव्य की रचना होती है यश के लिए, दूसरा उन्होंने अर्थ बताया। तो अर्थ की प्राप्ति के लिए भी हम लोग काव्य की रचना करते हैं। हमारे रीतिकालीन कवियों ने अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य की रचना की थी। हमारे रीतिकाल के जितने भी कवि हुआ करते थे उस समय, उन्होंने अर्थ की प्राप्ति के लिए जो है काव्य की रचना की थी। राजा महाराजाओं ने भी अपने आश्रित कवियों को धन्य धान्य से भरपूर करने का प्रयास किया था उस समय। जितने भी रीतिकाल के राजा महाराजा हुए हैं, उन्होंने अपने आश्रित कवियों को धन्य धान्य से भरने का पूरा प्रयास किया उन्होंने। आज भी कवि अपनी रचनाओं द्वारा प्रकाशक से रॉयल्टी लेते हैं या कवि सम्मेलनों में जाने पर पारिश्रमिक लेते हैं। आज भी जितने भी कवि हैं, कहीं भी कवि सम्मेलन होता है या फिर जब वो अपनी रचनाओं को प्रकाशन करते हैं तो उनसे क्या करते हैं, वो रॉयल्टी लेते हैं और कवि सम्मेलन में जाने के बाद वहाँ का पारिश्रमिक भी लेते हैं। काव्य का प्रयोजन लोक व्यवहार की शिक्षा भी देना है। कोई भी कवि अपने जीवन के अनुभवों को काव्य में उतारता है। कोई भी जो कवि होता है, जो रचना करता है, जो लिखता है, वो अपने जीवन के अनुभवों को ही अपने काव्य में उतारता है। जीवन का यह अनुभव उसमें लोक व्यवहार भरता है एवं उस लोक व्यवहार की शिक्षा कवि अपने काव्य के माध्यम से सरस ढंग से देता है और अपने अनुभवों को वो काव्य में रचना करके लोगों तक लोक व्यवहार में प्रयोग में लाने के लिए वो लोगों तक पहुंचाता है। उसके बाद इन्होंने बताया था शिव की कामना। एक ये भी कारण है कि हम लोग काव्य की रचना करते हैं। तो इसमें क्या है कि शिव का अर्थ होता है मंगलमय। शिव का जो अर्थ है ये होता है मंगलमय, यानी काव्य का प्रयोजन अमंगल से रक्षा करके मंगल प्रदान करता है। सूर्य शतक का रचनाकार कवि मयूर अपनी इस रचना से कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने में सफल रहे। अब जो मयूर कवि जो मयूर थे, इन्होंने सूर्य शतक की रचना की थी और इस रचना करने के बाद उन्होंने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाए। आज भी रामायण का पाठ शांति एवं मंगल के लिए किया जाता है। रोग, अशांति, महामारी आदि से मुक्ति के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। तो काव्य की रचना जो है अमंगल से रक्षा करने के लिए भी किया जाता है। काव्य लोकोत्तर आनंद को प्रदान करने वाला होता है। काव्य चित्त को आनंदित करता है, तमोगुण का नाश करके सतोगुण का संचार करता है। काव्य को पढ़ने से अगर पाठक आनंद की अनुभूति नहीं कर पाए तब उस काव्य का प्रयोजन ही क्या है। कहा जा रहा है कि काव्य को पढ़ने के बाद जो पाठक हैं, अगर वो आनंद की अनुभूति ही नहीं कर पाते हैं तो उस काव्य की रचना का प्रयोजन ही क्या है। कवि जब अपने अनुभवों को काव्य में उतारता है तो पाठक कवि की भावनाओं से तादात्म्य स्थापित कर कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करता है। कह रहे हैं कि कवि जब अपने अनुभवों को काव्य में लिखता है, काव्य में उतारता है, तो जो पाठक होते हैं कवि की भावनाओं से कुछ न कुछ जो है जरूर ही सीख लेते हैं। कवि का उपदेश कांता प्रदत्त उपदेश यानी प्रिया के अनुरोध सा प्रतीत होता है, जिसमें किया तो जाता है अनुरोध पर उसके पीछे आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति भी होती है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कवि जब भी लिख रहे हों, कवि का जो उपदेश है वो प्रिया के अनुरोध सा तो प्रतीत होता है, जिसमें किया तो जाता है अनुरोध लेकिन उसके पीछे बहुत सारी आकांक्षाएं भी होती हैं। इस कांता सम्मत उपदेश में चाशनी की मिठास एवं प्रेरणा भी निहित होती है। कहा जा रहा है कि इस कांता सम्मत उपदेश में चाशनी की जैसे मिठास भी होती है एवं प्रेरणा भी निहित होती है। भारतीय आचार्यों के दृष्टिकोण के उपरांत अब हम पाश्चात्य विचारकों के मंतव्य को देखेंगे कि उन्होंने काव्य के प्रयोजनों में भिन्न भिन्न तत्वों का समावेश कैसे किया है। हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ लिया कि जितने भी भारतीय आचार्य हैं उनके मंतव्य क्या है काव्य के प्रयोजन के लेके। अब हम लोगों को पढ़ना है कि जितने भी पाश्चात्य विचारक हुए हैं उनके मंतव्य क्या है। तो देखिएगा यहाँ पर कला के प्रयोजन पर पाश्चात्य विचारकों के मत भारतीय आचार्यों से भिन्न है। कला के प्रयोजन पर जो है पाश्चात्य विचारक हैं उनका जो मत है वो भारतीय आचार्यों से बिल्कुल भिन्न है। पाश्चात्य विद्वानों का एक दल कला को कला के लिए आर्ट फॉर आर्ट्स सेक सिद्धांत का पक्षपाती है।
पाश्चात्य विद्वान का एक ऐसा दल है जो कला को कला के लिए जो है इस सिद्धांत का पक्षपाती है। इस दल के अनुसार कला या काव्य का प्रयोजन नैतिकवादी या अन्य नहीं था। काव्य की सृष्टि ऐसे विचारकों के अनुसार केवल कला सृजन है। वो काव्य की सृष्टि जो है, ये जो विचारक हैं कला को कला के लिए जो सिद्धांत का पक्षपात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनके लिए जो है काव्य की सृष्टि केवल कला का सृजन है। इस सिद्धांत ने ही कला में अश्लीलता का प्रचार किया। अब यहाँ पर यही कारण है, यही जो सिद्धांत है, इसी की वजह से जितने भी अंग्रेजी के पाश्चात्य विद्वान हुए हैं उन सब के इन्हीं सिद्धांत के कारण जो है कला में अश्लीलता का प्रचार हुआ है। कुछ विचारकों के अनुसार कला जीवन के लिए आर्ट फॉर लाइफ सेक है। इन विचारकों ने कला को जीवन के लिए माना, तो उनका मंतव्य था कला या काव्य को ऊंचे जीवनादर्शों से जुड़ाना। अब इनका मंतव्य क्या था कि कला को काव्य को ऊंचे जीवनादर्शों से जोड़ना। इन्होंने कला या काव्य को नीति एवं आचार से संबद्ध करने का प्रयास किया। अब ये लोग जो थे, जो मानते थे कि कला काव्य जो है कला जीवन के लिए है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या कहा कि कला को और काव्य को नीति एवं आचार्य से संबद्ध करने का प्रयास किया है। नीति एवं आचार से जीवन में मंगलमय क्षण आते हैं, शांति मिलती है। नीति और आचार का अगर हम पालन करते हैं काव्य में, तो उससे जीवन में मंगलमय क्षण आते हैं। कुछ लोगों ने कला को जीवन से पलायन माना है। आर्ट इज एन एस्केप फ्रॉम लाइफ। जीवन से पलायन का मतलब यथार्थ से दूर होना है। जीवन से पलायन करने का मतलब क्या है कि आप यथार्थता से बिल्कुल दूर हो जा रहे हैं। यानी इनके लिए कला यथार्थ से दूर कल्पना को ही उद्घाटित करती है। आखिर यह कल्पना क्यों? जीवन का हर क्षण मधुर नहीं होता, उसमें कभी कभी रुक्षता, कठोरता, पीड़ाएं भी आती हैं। जीवन की इन पीड़ाओं से आंखें मूंद कर कल्पना की दुनिया में विचरण कराना ही काव्य का प्रयोजन है। कुछ लोगों ने कहा कि जीवन से बिल्कुल पलायन कर जाना है, कभी कभी रुक्षता आती है, कठोरता आती है, जीवन में पीड़ाएं आती है, तो इन सब पीड़ाओं से आंखें मूंद कर कल्पना की दुनिया में विचरण कराना, यही जो है काव्य का प्रयोजन है। यह मत काव्य में अतिशय कल्पनाशीलता का पक्षधर है। अब ये जो मत है, ये काव्य में अतिशय कल्पनाशीलता का पक्षधर है, यानी कि हम लोग बहुत ज़्यादा कल्पना कर ले रहे हैं। कला को कुछ लोगों ने सेविका के रूप में भी प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। अब कुछ लोगों ने कला को जो है सेविका के रूप में भी बताया है। कहने का मतलब यह है कि काव्य या कला का लक्ष्य मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना एवं उनमें करुणा, दया, त्याग, प्यार, स्नेह आदि तत्वों का समावेश करना भी है। काव्य और कला का लक्ष्य मानवीय संवेदनाओं को उजागर करना है और उसमें करुणा, दया, त्याग, प्यार, स्नेह, इन सब तत्वों का जो है समावेश करना है। काव्य का प्रयोजन कुछ लोगों ने मनोरंजन भी माना है। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि काव्य की रचना का प्रयोजन मनोरंजन भी है। अपने मन को हम काव्य पाठन से पुलकित करने का प्रयास करते हैं। जीवन की भाग दौड़ एवं उसकी निरस्ता से जब हम ऊब महसूस करने लगते हैं, तब साहित्य ही हमारा मनोविनोद करता है। कहा जा रहा है कि जीवन की भाग दौड़ से, उसकी निरस्ता से जब हम ऊब जाते हैं, तब जो है साहित्य ही है जो हमारा मनोविनोद करता है। काव्य को कुछ लोगों ने रचनात्मक आवश्यकता भी माना है। अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की ललक सब में होती है एवं आंतरिक भावों को सामान्य जनों तक सभी पहुंचाना चाहते हैं। इस आंतरिक अभिव्यक्ति में सृजन का उत्साह झलकता है। कुछ लोगों ने यह भी माना है कि रचना करना भी जो है एक कला है। अपनी अनुभूतियों को रचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये भी काव्य का प्रयोजन माना गया है। कला के प्रयोजन पर चाहे भारतीय आचार्यों के मत को लें या विदेशियों के, सबके मूल में एक ही प्रयोजन है, लोकोत्तर आनंद की अनुभूति कराकर जीवन को मंगलमय दिशा में उन्मुख कराना। इतना पढ़ने के बाद तो अंत में यही निष्कर्ष निकल के आता है कि या भारतीय आचार्यों के मत को लें या फिर विदेशियों को, सबके मूल में एक ही प्रयोजन निकल कर आता है कि लोकोत्तर आनंद की अनुभूति कराकर जीवन को मंगलमय दिशा की ओर उन्मुख करना। काव्य की रचना का जो प्रयोजन है यही है। तो काव्य प्रयोजन हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही हमारा यूनिट वन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। जो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र का जो यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास हम लोग को पढ़ना था, तो ये जो है आपका यूनिट 1 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद में जो है हम आप लोगों के सामने यूनिट 2 की वीडियोज़ लेके आएंगे। यूनिट 2 हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेजर पेपर 7th का जो है
क्लास हम शुरू करें। और आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोग किस किस यूनिवर्सिटी से हैं, देख रहे हैं, और आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार मैं वीडियोज़ जो है बहुत जल्द लाने का प्रयास करूँगी, बहुत जल्द सिलेबस कवर करने का प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।